गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, सोल्यूशन चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं और अभी तक हमने देखा था कि अगर हम किसी भी गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने हेनरीज लॉ स्टडी किया कि हेनरीज लॉ हमें बताएगा कि अगर कोई भी गैस आपने किसी लिक्विड में सोल्यूशन बनाया उसका तो क्या होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, यानी कि आप एक लिक्विड को ही लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले ना हम लिक्विड्स की एक बार बात कर रहे थे। इन जनरल आपने कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर हम जो लिक्विड सॉल्यूशंस कंसीडर करेंगे वो होंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स। कैसे लिक्विड्स होंगे? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आपने पहले भी सुना होगा ना 11th क्लास में, वैसे तो हमने स्टडी किया है, बट इन जनरल भी जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वॉलेटाइल, किसी इंसान के लिए भी अगर हम रेफर कर रहे हैं वॉलेटाइल, तो उसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव सेंस में हम थोड़ा यूज़ करते हैं कि वो इंसान जो बहुत जल्दी पलट जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। सिमिलरली कोई भी लिक्विड अगर बहुत जल्दी चेंज हो जाए लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर, तो उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। मतलब ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएं। रूम टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन, राइट। अगर आप उसे बॉईल कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो दैट इज वेपराइजेशन। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर वो प्रोसेस हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो यानी कि ऐसे लिक्विड जो कि टेंडेंसी रखते हैं इवेपोरेट होने की एट रूम टेम्परेचर, दोज लिक्विड्स आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो उनका नाम क्या होगा? वॉलेटाइल लिक्विड होगा। अब एक बात मुझे बताएं आप, थोड़ा सा इसके लिए क्या करना होगा। देखो, मान लो हम लोगों ने कंटेनर लिया है कोई भी एक, इसमें आपने क्या किया? कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया। वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स है, राइट, इस तरीके से पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स सरफेस पर है। अब मैं कंसिडर करने वाली हूँ सरफेस टेंशन। अगर आपको 11th क्लास में याद हो, आप क्या कहेंगे? देखो, मैं जो कह रही हूँ वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड मैंने बोला कि सरफेस का जो पार्टिकल है वो लिक्विड स्टेट से एस्केप होके कहाँ चला जाएगा? गैसेस स्टेट के अंदर। और ऐसे लिक्विड्स जो ऐसा कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए क्या? कोई भी पार्टिकल गैसियस स्टेट में जाएगा ही क्यों लिक्विड स्टेट से एस्केप होके? ये बड़ी बात है कि लिक्विड स्टेट में वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये बाकी पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, तो ऐसी कौन सी फोर्स है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस पार्टिकल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है या भेज सकती है? तो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये एनर्जी बहुत कम आपको चाहिए तो वो काम रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, तो वो लिक्विड क्या बन जाता है? वॉलेटाइल लिक्विड। नाउ यू वुड कम अप टू मी कि हम लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, तो हमने लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज सरफेस टेंशन, राइट। आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन। नाउ यू वुड बी लाइक कि आपने तो बोला था मैम 11th क्लास के अंदर हमें कि ये वाला जो पार्टिकल है ना, देखो दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, एक आप ये ले लो, बल्क में ये पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर कोई पार्टिकल आपके पास बल्क में प्रेजेंट होता है तो देखो क्या होता है। जो पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट है उसको चारों तरफ से बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं सभी मॉलिक्यूल्स या सभी पार्टिकल्स के। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये क्या करता है? चारों तरफ से बराबर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं उस पार्टिकल की जो सरफेस पर प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे? सारे के सारे पार्टिकल्स जो बल्क में प्रेजेंट है वही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं ना, वो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ऐसे पार्टिकल का ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बचेंगे वो किस तरफ होंगे? डाउनवर्ड होंगे। तो मैंने आपको 11th क्लास में सरफेस टेंशन के दौरान बोला था कि यही जो फोर्स नेट रेजिडुअल फोर्स बच गई है, जो रेजिडुअल फोर्स है यहाँ पर नेट, वो डाउनवर्ड होगी और इसी फोर्स का नाम हमने दिया था सरफेस टेंशन। अगर इस पार्टिकल के ऊपर जो सरफेस पे प्रेजेंट है सरफेस टेंशन लग रही है, दैट मीन्स इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बल्क। ये नीचे की तरफ रहना चाहेगा, लिक्विड में रहना चाहेगा। बट अगेन अगर हम वॉलेटाइल कंसेप्ट का वॉलेटाइल लिक्विड का कंसेप्ट देखें तो दिस पार्टिकल हैज टू ओवरकम देयर सरफेस टेंशन। तो जो एनर्जी हमें लिक्विड को लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में भेजने के लिए चाहिए, वो अल्टीमेटली वो एनर्जी होगी जो कि सरफेस टेंशन को क्या कर सकेगी? ओवरकम कर सकेगी। तो आपको सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी वो देखो। आपको पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं ना, हमेशा मूवमेंट करते ही रहते हैं। तो देखो क्या होगा, और हर पार्टिकल की एनर्जी अलग होती है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर आपको याद रहे
ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उसका स्लोप कुछ ऐसा आता था। तो यानी कि कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बाकी सबसे ज़्यादा। ये पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसके साथ कोलाइड करने पर अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो नीचे जो पार्टिकल्स कोलाइड करते जा रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस। तो सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा और फिर जब उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो सरफेस टेंशन को ओवरकम कर सके, तो वो क्या करेगा, सारी अट्रैक्शन पार्टिकल्स की छोड़ करके खुद किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यानी कि वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होंगे, वो लिक्विड्स होंगे जो कि क्या कर सकें, सरफेस टेंशन को जल्दी से जल्दी ओवरकम कर सके, जल्दी से जल्दी गैसियस स्टेट में जा सके। सो वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होंगे, एस्केप इनटू गैसियस स्टेट। और ऐसा करने के लिए उनको क्या चाहिए, दे नीड टू ब्रेक देयर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दे नीड टू ब्रेक देयर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जितनी ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी, सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा होती थी, और जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती थी उसका वॉलेटाइल होने का फैक्टर क्या होगा, उतना ही कम, उतना ही क्या होगा, लेस वॉलेटाइल। सो इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वोलैलिटी ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, वो लिक्विड क्या होगा, उतना ही कम वॉलेटाइल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन और वॉलेटिलिटी दोनों काम करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अब जैसे कि इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, चलो थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, लिक्विड्स कौन से होते हैं। अच्छा, जो लिक्विड्स जिनके अंदर सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी, वो जल्दी से जल्दी गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन लिक्विड्स के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो वॉलेटाइल नहीं होते, वो अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते अपने सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हनी, इफ यू कंसिडर, हनी क्या है, लिक्विड है, ऑब्वियसली इट्स अ मिक्सचर, लेकिन एक लिक्विड है तो ये क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन होती है, तो इसके पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा होगा पानी को रख देते हैं खुले कंटेनर के अंदर बाहर धूप में, तो आपको पता है कि वो क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है धीरे धीरे। सो पानी इज वॉलेटाइल ना। इसके अलावा एल्कोहल आपको पता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। कंसीडर कर रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड के कुछ एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि आप एसीटोन ले लेते हो। एसीटोन यू हैव एनकाउंटर्ड इट इन योर लाइफ एज नेल पॉलिश रिमूवर। सो जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो एसीटोन ही होता है। तो आप उसको जब नेल्स पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वो एकदम से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, leaving that cooling sensation. Similarly, your perfumes, your deodorants and sanitizers these days you must be using, तो आपको पता होगा बहुत जल्दी evaporate हो जाता है because they have high alcohol content in it. इसके अलावा आप पेट्रोल देखेंगे, आप जितने भी स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे वो सब के सब क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, गैसियस स्टेट की में एस्केप आउट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे। अब वो लिक्विड जो वॉलेटाइल नहीं होते उनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कभी देखते हैं आगे। तो ये आई गेस क्लियर होगा सभी को। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे। अब देखो, वॉलेटाइल लिक्विड्स के साथ अगर वो वॉलेटाइल है, पार्टिकल एस्केप कर सकते हैं, तो क्या होगा, अगर आपने खुले में रख दिया, है कोई भी पानी का कंटेनर रख देते हैं ना, बर्ड्स वगैरह के लिए पानी रख देते हैं, या वैसे भी अगर छूट गया है, तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स वॉलेटाइल, सो इट्स पार्टिकल विल एस्केप आउट इनटू गैसियस स्टेट, तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रख दे, ठीक है, इस कंटेनर को आपने ऊपर से लिड लगा दिया, तो क्या होगा, लिक्विड में पार्टिकल्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप आउट इन गैसियस स्टेट, तो साइड से एनर्जी लेके वो क्या करते रहे, एस्केप हो गए और वेपर स्टेट में जाने लगे। नाउ लिसन इट टू वेरी केयरफुली। लिक्विड के पार्टिकल्स से धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब की और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे, हो रहे हैं, जा रहे हैं। एक स्टेट ऐसी आएगी कि अब और ज़्यादा ऊपर गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे या उनके लिए स्पेस नहीं है। ठीक है,
तो क्या होने लगेगा, यही पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, इस लिड पे ट्रांसफर करेंगे, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करेंगे और खुद वापस किस में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेस वेकेंट होगा तो नीचे से और पार्टिकल ऊपर जाने लगेंगे। कितने पार्टिकल जाएंगे, जितने ऊपर से नीचे आए थे, जितना स्पेस ऊपर खाली हुआ था उतने ही पार्टिकल्स नीचे से जाएंगे। अब नीचे से जितने पार्टिकल्स गए, ऊपर दोबारा स्पेस क्रिएट करना है, कुछ पार्टिकल्स नीचे आएंगे, तो जितने पार्टिकल्स नीचे आए उनकी जगह खाली हो गई, तो नीचे से पार्टिकल्स ऊपर जाना शुरू करेंगे। आई होप यू आर रिलेटिंग दिस टू इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज। यही होता था इक्विलिब्रियम कि पार्टिकल्स यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि जितने पार्टिकल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएंगे उतने ही पार्टिकल्स गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में भी आने लगेंगे। और इस इक्विलिब्रियम पर, रिमेंबर, आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड, आफ्टर इट हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम, हम एक फैक्टर की बात करेंगे एंड दैट फैक्टर इज, मुझे एक बात बताओ, किसी भी आपके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? यस, हम लोगों ने बात की थी 2-3 लेक्चर पहले ही, यू आर फीलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? दैट डजंट मैटर आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज एक्टिंग अपॉन यू। आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा काम कर रहा है, ठीक है? और वो प्रेशर किसकी वजह से, आपके ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में उनकी वजह से वो प्रेशर है। अभी देखो इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो लग रहा था वो लग ही रहा था, लेकिन अभी इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, पार्टिकल्स रख दिए, इसी के अपने ही लिक्विड के पार्टिकल्स इसके ऊपर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो गए हैं। पार्टिकल्स का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास, यानी कि अगर आप लिक्विड के सरफेस के ऊपर कोई मास रख रहे हैं तो वो मास जरूर नीचे क्या एग्जर्ट करेगा, कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो जो प्रेशर गैसियस स्टेट में लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेपर प्रेशर 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था आपको, बॉइलिंग का कंसेप्ट जब बताया था कि कोई भी लिक्विड बॉइल क्यों करता है। तो दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज व्हाट, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये सिचुएशन तभी आएगी, वेपर प्रेशर की टर्म सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती है, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, क्योंकि तभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर जितने हैं वो फिक्स रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ पार्टिकल्स फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स रहेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स जितने नीचे जाएंगे नीचे से ऊपर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हो गए। तो अब ये जो पार्टिकल्स नीचे लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, दैट प्रेशर वुड बी नोन एज वेपर प्रेशर। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, आई होप यू आर राइटिंग नाउ, write it down, the pressure exerted by the particles of a liquid in gaseous state over the surface of liquid, after the equilibrium has attained is known as vapor pressure. After the equilibrium has attained is known as vapor pressure. चलिए, ये आपने लिखा, ये लिखा आपने। वेपर प्रेशर क्या होता है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, यानी कि कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतने ही पार्टिकल्स उसके ऊपर गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, और जितने पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स प्रेजेंट ओवर लिक्विड सरफेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू volatility of any compound or any liquid। तो जितना ज्यादा volatile liquid होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर। नाउ कंसिडर करते हैं कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है? सबसे पहली चीज वेपर प्रेशर जिसके ऊपर डिपेंड करता है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कौन सा है, या फिर मैं इसी को दूसरी टर्म में कहूँ, लिक्विड बदलने से क्या होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो या तो आप नेचर ले लो या फिर आप फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ले लो। सभी लिक्विड्स में अलग अलग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसीलिए अलग अलग सॉल्यूशंस का या अलग अलग लिक्विड्स का क्या होता है, वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तो देखो अगर आप कंसीडर कर लो यहीं पर ही, जैसे आपने एल्कोहल ले लिया या आपने वाटर ले लिया, ठीक है? तो आपको पता है एल्कोहल के अंदर
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनको गैसेस स्टेट में जाने से रोकेंगे दूसरे पार्टिकल्स, तो ऊपर वेपर प्रेशर, जो वेपर फेज में पार्टिकल्स हैं वो कम प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स लेस पार्टिकल्स इन वेपर स्टेट, in vapor state, that means less vapor pressure। ऊपर कम पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम। whereas forces of attraction in alcohol is less, more particles are present in vapor state, therefore it has more vapor pressure, it has more vapor pressure। इस बात को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं उससे समझा सकती हूँ, दैट इज के आपने अभी मैंने आई गेस पी ब्लॉक में हम लोगों ने कंसिडर किया था कि आपको बताना था कि अमोनिया की बॉटल लैब में मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई अमोनिया की बॉटल देखते हैं जो कि सील्ड होती है तो उसको खोलने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आपको अमोनिया की बॉटल लैब में दिखे और वो बंद है, लाइक सील्ड है, वो ग्लास बॉटल सील्ड है, अभी तक एक बार भी खुली नहीं है, तो आपको उसे डायरेक्ट खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट कैन इवन शटर ऑफ, जो ग्लास हैं वो टूट सकते हैं, वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो सकते हैं। तो उसको क्यों होता है, इसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि अमोनिया जो है वो एक गैस है, उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे हम लोगों ने क्या करके रखा है, लिक्विड कंप्रेस करके लिक्विफाई करके हमने डाला उसमें, क्योंकि आपको पता है अमोनिया में NH3 जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इजीली लिक्विफाई हो जाता है। तो जो बॉटल है, जो लिक्विड अभी अमोनिया करके बना के हमें भेज दिया गया है, तो उस बॉटल में जो थोड़ी बहुत जगह खाली होगी, क्या होगा कि अमोनिया के पार्टिकल लिक्विड स्टेट से निकल के गैसेस स्टेट में जाने लगेंगे, तो अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स किसके ऊपर पहुंच चुके हैं, लिक्विड के पार्टिकल गैसेस स्टेट में पहुंच के उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गैसेस स्टेट में एस्केप कर सकता है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट होंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जब आप उसको खोलोगे बॉटल को, बाहर का कम है प्रेशर, अंदर बॉटल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो गया था, तो एकदम से क्या होगा, पार्टिकल्स बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, थोड़ी वो ऐसे स्प्लिट कर सकता है, ठीक है, स्प्लिटर कर सकता है आपका अमोनिया, तो इसीलिए बॉटल फट सकती है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, अमोनिया को ऐसे ही नहीं खोलना चाहिए इन बॉटल्स को। तो कैसे खोलेंगे आप, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, उसी से कंसिडर करेंगे। देन वेरी नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर, ठीक है। और कैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाय ऑल्टरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप किसी भी कंपाउंड की या जिसको भी आपने टेम्परेचर दिया है उसकी एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे मैनिपुलेट कर सकता है वेपर प्रेशर को, देखें, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा आप इस कंटेनर को या इस सिस्टम को, अच्छा क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, मैंने कहा कि वेपर प्रेशर एक ऐसी टर्म है या एक ऐसा फैक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस में आता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। उसके बाद तो मैंने आपको बोला जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा उसके बाद आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर है। तो आपको ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज कंटेनर के लिए स्टैंड करता है। तो वेपर प्रेशर जब भी होगा एक क्लोज कंटेनर की ही हम बात करेंगे। नॉर्मल कंटेनर में अगर आपने रखा हुआ है कोई भी लिक्विड तो एस्केप कर रहा हो गैसेस स्टेट में तो कुछ नहीं होगा। अगर उसके ऊपर कोई बाउंड्री ही नहीं है तो पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में जाएंगे और एस्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, सो दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ना। तो वेपर प्रेशर जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा हमेशा क्लोज कंटेनर के लिए बात करते हैं, ठीक है। आपका कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर। चलिए, तो आपने इस कंटेनर को क्या करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। टेम्परेचर देना शुरू किया तो मोर एंड मोर एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब बाय दिस पार्टिकल्स एंड मोर एनर्जी, इफ दे विल गेन मोर एनर्जी देन मोर molecules or atoms, more molecules will be compelled to go in या escape in gaseous state। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप इन पार्टिकल्स को देंगे उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा गैसेस स्टेट में जाएंगे और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन।
और जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई, पार्टिकल्स इन वेपर स्टेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और इसीलिए किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, योर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गेट डिक्रीज्ड एंड योर वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड increases. So these are the two factors through which you can manipulate the vapor pressure, or should I say on which vapor pressure depends. तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्योंकि सॉल्यूशंस की बात करें, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ लिक्विड, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एक लिक्विड को कंसिडर कर रहे थे, हमने कोई भी लिक्विड्स का अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं है, अब बनाते हैं। चलो, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स पता चल गया सभी को क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। तो अब हम इसी को आगे कंसीडर करेंगे। अब आप क्या करना शुरू कर रहे हैं, अब आपने दो वॉलेटाइल लिक्विड लिया, ठीक है। लिक्विड्स हैं, लेकिन कैसे लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल लिक्विड है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ गई है कि लिक्विड्स तो आपको मिलाने हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे लिक्विड्स का होना चाहिए, वॉलेटाइल लिक्विड्स का। तो दोनों ही कॉम्पोनेंट जो लिक्विड के आपने लिए, दे शुड बी वॉलेटाइल इन नेचर। चलो मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो लिक्विड इज लिक्विड एंड बोथ आर volatile. So both have tendency to escape in gaseous state. So let's just consider that we have two components in our solution. ठीक है, क्लोज कंटेनर आपने ले लिया, एक आपने ले लिया, मान लो मैं स्फेरिकल या सर्कुलर फिगर से डिनोट कर रही हूँ कॉम्पोनेंट वन को, जिसको हम ले लेते हैं जैसे एसीटोन, ठीक है, और स्क्वायर से मैं डिनोट कर रही हूँ एल्कोहल। सो आपको पता है कि दोनों ही क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। तो कुछ यहाँ पर एसीटोन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कुछ यहाँ पर एल्कोहल के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि दोनों ही वॉलेटाइल है, तो दोनों की ही टेंडेंसी है टू एस्केप इन गैसेस स्टेट। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, गैसेस स्टेट में जाना चाहेंगे। तो दोनों ही पार्टिकल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट है, बल्क वाले पार्टिकल्स नहीं, सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स ही क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकता है। तो देखो सरफेस पे जिसके जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो एस्केप करेंगे और किस में चले जाएंगे, गैसेस स्टेट में। इस सिस्टम की स्टडी की राउल्ट ने, ठीक है। राउल्ट ने क्या बोला, कुछ नई बात नहीं है, आप भी बता सकते हैं, कॉमन सेंस है। उसने बोला कि जब भी आप दो वॉलेटाइल कंपाउंड्स को मिलाते हैं, ठीक है, ये सिनारियो है, अभी आपके पास एल्कोहल है और एसीटोन है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एल्कोहल के पार्टिकल्स, सॉरी एसीटोन के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो मुझे बताओ ऊपर किसके पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स नीचे से ही तो आ रहे हैं, तो नीचे जिसके जितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे गैसेस स्टेट में भी, तो वो उतना ही ज़्यादा जाएगा ना। तो यानी कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट कितने हैं। जितना ज़्यादा लिक्विड में वो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, वही कंपोनेंट गैसियस स्टेट में उतना ज़्यादा प्रेजेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मान लो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया मैंने 100 पार्टिकल्स लिए हैं एसीटोन के, और मैंने 80 पार्टिकल्स लिए हैं, या जैसे 60 पार्टिकल्स मैंने लिए हैं एल्कोहल के। तो आपको क्या लगता है गैसियस स्टेट में कौन ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला है? ऑब्वियसली आपका एसीटोन जो होगा वो गैसियस स्टेट में ज़्यादा प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू आपका एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के पार्टिकल्स यहाँ कम है, तो गैसियस स्टेट में भी कम एस्केप आउट कर पाएंगे। अब ये किसकी बात हो गई थी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सिनारियो ये है, गैसियस स्टेट में क्या होगा, मान लो 100 में से उसके कुछ 50% वॉलेटाइल हो रहे हैं या 20% हो रहे हैं, तो इसके 20 पार्टिकल गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। इसके मान लेते हैं हम लोग इसके भी 20% हो रहे हैं, तो लेजर से इसके कुछ 12 एटम्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में चले गए। तो अब मुझे बताओ गैसियस स्टेट में किसके पार्टिकल ज़्यादा हुए, ऑब्वियसली उसी के जिसके लिक्विड स्टेट में ज़्यादा थे। अब गैसियस स्टेट में जिसके पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। सो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एसीटोन will be greater than vapor pressure due to alcohol. I hope this statement is clear to everyone. मैंने क्या बोला,
जिसके पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में जितने ज़्यादा होंगे, जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है? ये जो वेपर प्रेशर है इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं। प्रेशर की वजह दो पार्टिकल्स बन रहे हैं, एसीटोन भी और अल्कोहल भी, यानी कि प्रेशर ड्यू टू एसीटोन पार्टिकल्स प्लस प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल पार्टिकल्स। तो आपको पता है लिक्विड का जब पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसे केस में जब दो पार्टिकल्स, दो तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो उस केस में एल्कोहल या एसीटोन का प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है, और इनका प्रेशर कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। What it will be called? It will called as partial pressure. Partial pressure of acetone and partial pressure of alcohol, क्योंकि इनके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो कोई कंप्लीट प्रेशर नहीं है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। दोनों के प्रेशर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर, राइट। तो इसीलिए उनके इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और उन दोनों का सम क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। दिस इज व्हाट राउल्ट्स लॉ इज। सो राउल्ट्स लॉ की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो यही कहता है। क्या कहता है वो? Raoult's law state that whenever you mix two volatile liquids, ये बिल्कुल बात नहीं भूलनी है कि दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी लिक्विड आपने नॉन वॉलेटाइल ले लिया तो ये जो सिनेरियो है ये स्टैंड नहीं करेगा उसके लिए। सो Raoult's law is only valid for the mixture of volatile liquids. So if you mix two volatile liquids, it says that the vapor pressure of that liquid or solution is equal to the partial pressure, the sum of partial pressure of each component. So component A plus partial pressure of component B. This is what the statement of Raoult's law suggests. It says कि total vapor pressure जो होता है वो individual partial pressures का क्या होता है? sum होता है। अब पार्शियल प्रेशर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर, हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या कहलाता है। सो वेपर प्रेशर P is going to be equal to PA plus PB, ठीक है। हमें पता है PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A is directly proportional to xi A, that is the mole fraction of that component in liquid state. In liquid state, A की वजह से लगने वाला प्रेशर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि A का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ऊपर भी वो उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसका अमाउंट इन सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ रीजन कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है दैट xi A इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन आपको लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट्स लॉ ने ये बोला था कि लिक्विड स्टेट में जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सो इट्स पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं P नॉट A से, वेयर P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, मैं ऊपर से रब कर देती हूँ। तो देखो राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है? According to Raoult's law, vapor pressure is directly proportional to PA plus PB. So as we know that partial pressure of component A is equal to P naught A into xi A, where PA is partial pressure, P naught A is vapor pressure. Vapor pressure समझ गए ना? Vapor pressure तब जब यानी कि सिर्फ और सिर्फ A component प्रेजेंट था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A
जब वो प्योर स्टेट में था, xi इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जब A प्रेजेंट है तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, इसको आप 1 में पुट कर दो। सो P विल बिकम, योर प्रेशर विल बिकम P नॉट A xi A प्लस P नॉट B xi B। सो दिस इज हाउ यू गेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपने A और B दो कंपोनेंट मिलाए हैं। तो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों की प्योर वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर उनकी कितनी मोल फ्रैक्शन है उससे। अब देखो, मान लो अगर आपको दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है, दोनों का अमाउंट गिवन है कि सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो कि उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो, आपको पता है एज xi A प्लस xi B, दो ही कंपोनेंट मिलाए हैं आपने, तो दोनों का सम क्या होगा 1 के बराबर। तो xi B क्या हो जाएगा 1 माइनस xi A। इसको पुट कर दो 2 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट A xi A प्लस P नॉट 1 माइनस xi A। एक्सपैंड करो, P नॉट A xi A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B xi A। xi A की टर्म्स कॉमन ले लो, सो P नॉट A माइनस P नॉट B into xi A plus P naught B. So this is going to be your vapor pressure for the solution. तो अगर आपको दोनों में से किसी एक की भी मोल फ्रैक्शन गिवन है ना, तो आप सीधा सीधा उठा के इस फॉर्मूला में लिख दो। इस फॉर्मूला को याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको बस ये याद रहना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक्सपैंड करने का कोई यूज़ नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आपको एक की मोल फ्रैक्शन गिवन है, नहीं मतलब आपको दोनों का अमाउंट गिवन है, एक की निकाल लो, दूसरे को 1 में से माइनस कर दो, दूसरे के लिए उसी मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, कैलकुलेट मत करो। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। सो दिस इज व्हाट राउल्स लॉ इज। मैं समराइज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी आपने हेनरीज लॉ पढ़ा था, उसमें भी हमने प्रेशर की बात की, यहाँ पर भी हम प्रेशर की बात करें, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है वो हम देखेंगे। उससे पहले राउल्स लॉ को समराइज में कर देती हूँ। राउल्स लॉ का कहना है कि जब भी आप दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर लेंगे, तो जितना अमाउंट सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का ज़्यादा होगा, गैसियस स्टेट में भी वो उतना ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। दोनों का प्रेशर मिला के, दोनों का पार्शियल प्रेशर मिला के आपको टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा सॉल्यूशन के ऊपर का। सो योर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू द सम ऑफ बोथ वेपर प्रेशर्स, बोथ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर हमने कैसे देखा, P नॉट A xi A के बराबर होता है, जहाँ पर P A क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। P नॉट A तब वाला प्रेशर है जब सिर्फ और सिर्फ A प्रेजेंट था, कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था, तब का है। और xi A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट। A गैसियस में भी प्रेजेंट है, A लिक्विड में भी प्रेजेंट है, लेकिन आपको राउल्स लॉ में क्या लगाना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट ओनली, गैसियस नहीं, सिर्फ लिक्विड स्टेट। तो इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, तो P नॉट A xi A प्लस P नॉट B xi B। सो दिस इज व्हाट राउल्स लॉ इज। तो राउल्स लॉ कहता है कि जब भी आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिलाएंगे तब क्या सिनेरियो होगा। हेनरीज लॉ से देखें, हेनरीज लॉ से इसको कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, तो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अब आपको होगी प्रॉब्लम। प्रेशर गिवन है, प्रेशर ये पूछा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन गिवन है, प्रेशर पूछ लिया है, हेनरी लॉ में भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, तो कहाँ पर हम हेनरी लगाएंगे, कहाँ पर हम राउल लगाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। हेनरी लॉ मैं याद दिला देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था, और राउल्स को यहाँ पर लिखा ही हुआ है। सो हेनरी लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू दिस, that partial pressure of any gas is equal to Henry's constant into the mole friction of that gas, mole friction of gas in liquid state, mole friction of gas in liquid या in solution, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, या पार्शियल की तो बात ही नहीं आती, हमारे पास एक ही गैस प्रेजेंट थी हेनरी में ना, तो प्रेशर ऑफ गैस, वेपर प्रेशर भी कह सकते हो क्योंकि लिक्विड के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो हेनरी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेशर था गैस का,
वो बराबर था हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। यहां पे भी तो सेम है, दैट प्रेशर, यहां पर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू पी नॉट ए विच इज अगेन कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट ही रहता है किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और यहाँ पर ये क्या था, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और ये क्या है, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताइए कि आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे आप हेनरी लॉ लगाएंगे और कहाँ पर आप राउल्स लॉ लगाएंगे, बताएं मुझे कैसे समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ये नहीं आएगी, प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि आपको पता चल गया भाई प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो दोनों में से आपको क्या यूज करना है। अगर ये समझ जाओगे तो कभी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि राउल्स लॉ एक्सप्लेन क्या है, तो राउल्स लॉ के ही न्यूमेरिकल होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा या टेस्ट में आप परफॉर्म कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सा हेनरी का है और कौन सा राउल्स का है। तो इसको समझो, थ्योरेटिकली समझो कि हमने कहाँ पे क्या चीज पढ़ी है। हेनरी स्टैंड करता है व्हेनेवर, हेनरी स्टैंड्स ओनली एंड ओनली व्हेनेवर अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। आपने कोई भी गैस जब लिक्विड में मिलाई है तब क्या होगा, और राउल्स लॉ स्टैंड करता है जब आपने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। राउल्स के लिए आपने लिक्विड को लिक्विड में डाला था, और हेनरी के लिए आपने एक गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया था। दिस इज द मेन डिफरेंस। इथेन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, किसकी बात हो रही है, इथेन गैस होती है। देखो 4 कार्बन नंबर तक के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सबके सब गैसेस होती हैं, ये बात आई होप आपको पता होगा। नॉर्मल इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो गैसेस होते हैं, वो पी ब्लॉक में आपको समझ आ चुका होगा। H2S गैस होती है, SO2 गैस होती है, HCl गैस होती है, ये सारी चीज़ें गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, तो इनके अंदर वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होते हैं। तो ये जो जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं ये क्या है, गैसियस हैं। तो गैसेस को जब आप लिक्विड में मिलाएंगे तो तब आप लगाएंगे हेनरी लॉ। लेकिन जब भी आप दो लिक्विड्स को, लेकिन कैसे लिक्विड्स जो कि गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, राउल्स लॉ। जैसे अमोनिया इज डिसॉल्व्ड विद वाटर, एल्कोहल, मैं बता देती हूँ जितने भी वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेंगे, एल्कोहल, वाटर, अमोनिया, एसीटोन, एल्डिहाइड्स आप ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, इथेनॉल है, ठीक है, 2 कार्बन है, तीसरा कार्बन है, प्रोपेनॉल है, तो आइसोप्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो 3 कार्बन तक के जितने भी फंक्शनल ग्रुप के जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या होंगे आपके पास, वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एनसीईआरटी में या कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है, प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, हेनरीज लॉ या राउल्स लॉ। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, गैस को लिक्विड में डाला है तो हेनरी लॉ लगाना है, और अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो आपको क्या लगाना है, राउल्स लॉ। ये बात अगर आपको छोटी सी समझ में आ गई, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंस, आपने देख लिया कि क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको कंसिडर करनी है दैट इज सिमिलैरिटी। दोनों के बीच में ह्यूज सिमिलैरिटी आपको देखने में आ रही है, नजर आ रही है ना फॉर्मूला से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, दैट इज देयर कांस्टेंट। हेनरी कहता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रिक्शन, राउल्स लॉ कहता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रिक्शन। सिर्फ फर्क किसका है, ये हेनरीज कांस्टेंट है और ये क्या है आपका प्योर A का वेपर प्रेशर। तो जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बराबर हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तो हेनरी लॉ किस में बदल जाएगा, राउल्स लॉ में। हेनरी लॉ क्या बन जाएगा, राउल्स लॉ बन जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है बहुत बार दैट राउल्स लॉ इज नथिंग, राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दिस इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरी लॉ का स्पेशल केस ही है। कैसे, तो आपको बताना है कि सिर्फ जब हेनरी लॉ की
टर्म को आप P0 A, हेनरी कांस्टेंट, हर गैस के लिए उसने अलग अलग डिफाइन किया था ना, तो जिस गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू P0 के बराबर हो जाएगी, उस केस में आपका हेनरी लॉ किस में चेंज हो जाएगा, राउल्फ लॉ के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेरिवेशन आपसे वैसे तो पूछी नहीं जाती, लेकिन स्टेटमेंट देख के आपसे फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन करने को आपको दिया जाता है, तो यहाँ तक आप अच्छे से देख लेंगे। और अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सारी की सारी NCERT में से सिर्फ यही काम करना है कि आपको न्यूमेरिकल स्पॉट करने हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल हेनरी लॉ का है और कौन सा न्यूमेरिकल राउल्फ लॉ का है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़ा स्टेप आप क्रॉस कर लेंगे अगर आप ये समझ जाएंगे कि हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल कौन सा है, राउल्फ लॉ का न्यूमेरिकल कौन सा है। आपका होमवर्क सिर्फ ये गया, सॉल्व मत करना, सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा न्यूमेरिकल किस लॉ का है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप क्या कर लेंगे, बहुत ईजी कर लेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।